बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, या फिर हम जब कहते हैं कि फलां फोर्स को या फलां वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बेसिकली होता क्या है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता है कि स्प्लिटिंग, इसकी दो चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहले ये कि स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, स्प्लिट अप का मतलब क्या होता है, यस, तोड़ना। ये तो एक जनरल लफ्ज़ है। स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहले इसकी डेफिनेशन के सारे जितने भी हिस्से हैं, मतलब एक लफ्ज़ को जो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। यानी हम किसी वेक्टर को बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर को दूसरा लफ्ज़ क्या दे रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी हम ये चाह रहे हैं कि किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए यहाँ पे कि रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बुनियादी तौर पे वेक्टर एडिशन का क्या होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स उल्ट होता है। यानी अब हम देखते हैं कि वेक्टर एडिशन में क्या होता है। वेक्टर एडिशन में यही होता है ना कि दो वेक्टर जमा होते हैं तो एक वेक्टर बनता है, ठीक है ना। इसका उल्टी होगा कि एक वेक्टर टूटेगा तो दो वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। लेकिन ये है कि वो जो एक वेक्टर टूट के जो दो वेक्टर्स बने, उनकी खसूसियत होनी चाहिए कि वो आपस में क्या होनी चाहिए, 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। इसको जरा हेड टू टेल रूल ओवरऑल सब चीज़ों को के साथ समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलें, सपोज ये कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ये 0 से लेकर के मैं 5 सेंटीमीटर की अपने से भी लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ ए का, एफ भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते हैं, ये जनरल एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले अच्छे तरीके से समझने के लिए जरूरी नहीं कि ये जो दूसरी चीज़ें मैं भी कर लूँ, हर जगह ये चीज़ अवेलेबल होगी, बाकी फिर हमने बाद में खुद अपने माइंड से हिसाब चीज़ें करनी है। हम ये कह लेते हैं कि ये वेक्टर जो ए है ना, इसकी जो टेल है, ऑब्वियसली ये टेल है, ये ओरिजिन पर पड़ी है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, जो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कहाँ पर पड़ी हुई है, ओरिजिन पर पड़ी हुई है। अब आप देखते हो कि आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब हम करना चाह रहे हैं कि इसको तोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए ज़रा देखते हैं। फर्स्ट करें कि मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। ये मैं बॉल पेन ले रहा हूँ और बॉल पेन से मैं वेक्टर पहले नंबर पे एक वेक्टर ये ड्रॉ कर देता हूँ, इसको दोबारा कर लेते हैं एक मिनट, और एक वेक्टर मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट फॉर दिस एक हमें समझने के लिए मैं इस वेक्टर को चलो कह लेते हैं, मैं एक्स कह देता हूँ, और इस वेक्टर को मैं वाई कह देता हूँ। इसमें कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे वेक्टर एडिशन को देखें तो हेड टू टेल रूल कहता है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ लगे। तो आप देखो कि एक्स का जो हेड है वो वाई की टेल के साथ लग रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई ऐड हो रहे हैं, और इसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल सा हेड टू टेल रूल है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको रिवर्स के तौर पर लेना है। रिवर्स का मतलब एक्स प्लस वाई ऐड होंगे तो ए बनेगा, या फिर ए से हमें एक्स और वाई मिलेंगे, यानी ए टूटेगा तो एक्स और वाई मिलेंगे, यानी ए का हिस्सा एक्स और वाई बन जाएंगे, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो कि क्या ये भी तो ठीक है बात ना, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर वाई एक्स प्लस वाई एक इक्वल है तो ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अगली बात ये है कि ये एक्स और वाई बुनियादी तौर पे ए को जमा करने से मिल रहे हैं, ठीक है ना। जब भी कोई दो चीज़ें जमा हों और एक बन जाए, या फिर एक चीज़ के दो हिस्से किए जाएँ तो उसे हम कहते हैं कंपोनेंट कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्स और वाई बुनियादी तौर पर जमा होकर ए बना रहे हैं, तो इसलिए एक्स और वाई ए के कंपोनेंट है। ये बात होगी, होप सो ये बात कंपोनेंट्स वाली बात क्लियर होगी। और ये बात भी क्लियर होगी कि हमने ए को एक्स और वाई में तहलील कर दिया, यानी इसको स्प्लिट कर दिया। अब अगली चीज़ ये कि अगर ये जो एक्स और वाई हैं ये आपस में, दूसरी शर्त है कि ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये मेरे पास डी है, तो देखते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर हैं भी कि नहीं। तो आप देखोगे कि ये ए और ये सॉरी एक्स और ये वाई आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज का। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर भी है। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास होगी। अब चूंकि ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो हम ये कहेंगे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन, स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब बेसिकली मैंने क्या किया कि ए को ही रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई के अंदर एक, लेकिन और अगली बात ये कि एक्स और वाई आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं इसे कहूँगा कि ये क्या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से ताबीर में करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगली बात आपसे करना ये चाहूँगा कि देखो बेसिकली ये एक्स और ये वाई किसके कंपोनेंट हैं, ए के कंपोनेंट है ना। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे ए लिखूँ और साथ में सब्सक्रिप्ट में एक्स डाल दूँ। इससे ये सेंस क्रिएट होगी कि यार ये जो ए एक्स यानी है ये एक्स का ही, ए का ही हिस्सा है, लेकिन एक्स कंपोनेंट है। उसी तरह से यहाँ पे मैं ए लिखूँ और नीचे वाई डाल दूँ और सब्सक्रिप्ट में वाई डाल दूँ, तो इससे ये सेंस होगी ये भी बेसिकली ए का हिस्सा है लेकिन वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो भी मैंने बात लिखी है इसको मैं मजीद अच्छे तरीके से अगर करना चाहूँ तो मैं यूँ अभी दोबारा हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि ए एक्स ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, राइट। होप सो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ तक इसी प्रोसेस को बेसिकली रेजोल्यूशन कहते हैं। मान लो कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा कहते हैं, राइट। उसी तरह एक राइट एंगल का एक परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और एक हाइपोटेनस होता है। तो एक मिनट में रिमाइंड करते हैं, ये थीटा थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, यस ए वाई। ये थीटा थीटा के साथ वाला ये क्या होगा, बेस होगा। ये 90 है, 90 के सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेनस, राइट। अब मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मैं क्या फाइंड आउट करूँ, वाई कंपोनेंट यानी ए वाई, राइट। तो मैं क्या करूँगा,
के यहाँ पे साइन थीटा वाला फार्मूला लगाऊंगा। या साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ परपेंडिकुलर क्या, ए वाई और हाइपोटेनस क्या ए है, तो ये क्या आ जाएगा? ए वाई ओवर ए आ जाएगा। अब ये ए इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो सबसे पहले तो हमें वाई कंपोनेंट का फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाऊँ तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या यहाँ पे ए एक्स और हाइपोटेनस क्या ए है, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स ओवर ए। तो ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। यहाँ तक होप सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम जब हम ये कहेंगे कि यार हमने ए वाई एफ वाई डब्ल्यू वाई कुछ भी हो तो हमने जस्ट लिख देना है डब्ल्यू वाई अगर हो तो डब्ल्यू साइन थीटा, ए वाई हो तो ए साइन थीटा, एफ वाई हो तो एफ साइन थीटा। इसी तरह से एफ एक्स हो तो एफ कॉस थीटा, एफ वाई हो तो एफ साइन थीटा, राइट। अब अगली बात ये कि अगर हम ये चाहें कि ये किस डायरेक्शन पर ए बन रहा है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि थीटा बुनियादी तौर पे हमें डायरेक्शन का ही बताता है, तो यहाँ पे मैं टैन थीटा लगा दूंगा। तो टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो जो हमने पढ़ा था एक जुमला थ्रू प्रॉपर मैशिंग वाला। तो टी परपेंडिकुलर ओवर पी बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो क्या आ जाएगा? ए वाई ओवर ए एक्स। अब थीटा हमें फाइंड आउट करना है तो टैन उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ठीक है। ये दो बातें भी आ गई। इसके बाद आखिरी चीज़ जो भी टाइमिंग आपको नेक्स्ट यूज़ भी करेंगे, इसको बस थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, नो डाउट कि ये हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए हमने ये फार्मूला लिख लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, बल्कि ये एक वेक्टर है। ये क्या हमारे पास? वेक्टर है। अगर मैं ये चाहूँ कि इस ए का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो मैं हेडिंग दूंगा मैग्नीट्यूड की, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा दूंगा? पाइथागोरस थ्योरम, जो भी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। वो क्या है कि ए हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो ये हमने लास्ट यानी अभी लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ए का स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फाइनली ये मैग्नीट्यूड का भी हमारे पास फार्मूला आ गया, ठीक है। होप सो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स को पता ही होती हैं। असल में जो हमारा यहाँ पे अब हम एग्जांपल्स कुछ करेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स करते हुए मैं ना ये दो कलर्स यूज़ करूँगा, ठीक है। साथ में पेंसिल भी नोट आउट हम यूज़ करेंगे। रेजोल्यूशन की हमें कब कब ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे की जाती है? देखें, जब भी हमारे पास ना कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है कि हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं और हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि यार किसी फोर्स के अलॉन्ग कितना वर्क हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक फोर्स दूसरी फोर्स का कौन सा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है, कौन सा कंपोनेंट उसके पैरेलल है, तो उस वक्त हम रिजॉल्व करते हैं और वैसे भी रेजोल्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब अभी हम देखेंगे किस तरह से ये सारा सिचुएशन होती है। देखिए, फर्स्ट कर लें, अभी मैं वेरी इनिशियल एक मिसाल देता हूँ और बिल्कुल डिफरेंट सी। मान लो कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और एक मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है। ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला बी है, ठीक है। अब मेरा ये टारगेट है कि रिजॉल्व बी। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि बी को क्या करना चाह रहा हूँ? रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस मकसद के लिए मैं सबसे पहले प्रोटेक्टर यूज़ करूँगा। प्रोटेक्टर के बारे में मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो लाइन है 0 डिग्रीज़ वाली, इसे हम बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। और यहीं से 0 डिग्री स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है 180 डिग्रीज़ पर, ठीक है। अब हमने इस बी को रिजॉल्व कहाँ पे करना है? एक को रेफरेंस बना के करना है। तो मैं जो इसका वर्टेक्स है ना प्रोटेक्टर का, और ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन को मैं ए के ऊपर रखूँगा, ठीक है। और ये 90 डिग्रीज़ वाली लाइन है, देख रहे हो। 90 डिग्रीज़ वाली लाइन कोइंसाइड करनी चाहिए बी के हेड पे, राइट। वो जैसे जैसे ही वो पॉइंट आएगा मैं वहाँ पर स्टॉप हो जाऊँगा और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लगा लूँगा। बाद में जस्ट उन पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा, तो मेरे पास वो एक रेजोल्यूशन वाली सिचुएशन आ जाएगी। चलिए आइए पहले देखते हैं, फिर समझ आ जाएगी। ये देखो, मैं इस प्रोटेक्टर को इस तरह नहीं रख रहा, बल्कि मैं इस प्रोटेक्टर को स्पेशली इस तरह से ये रख रहा हूँ। होप सो ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये बेस लाइन और ए वाली लाइन ये दोनों कोइंसाइड हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, यस। अब आप देखोगे कि बेस लाइन कोइंसाइड है भी है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल कोइंसाइड है ए के साथ, ठीक है ना। और ये 90 वाली जो लाइन है ये मिल रही है हेड पे, इसलिए मैं यहाँ पे ये 90 का ये वाला लगा दूँगा और ये बेस पॉइंट पर भी यहाँ पे लगा दूँगा। याद रखें कि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो हम एक लाइन लगा सकते हैं। बहरहाल ये अब हमारे पास ये एक 2 पॉइंट्स की लाइन है, लेकिन ये ऑब्वियसली मैं इस मुकम्मल पूरी लाइन नहीं लगाऊंगा। मुझे तो मैं यहाँ से ए से स्टार्ट करूँगा और ये इसके हेड पे एंड कर दूँगा, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो मैंने लाइन अभी लगाई है, क्या ये यहाँ पे 90 डिग्रीज़ बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये 90 डिग्रीज़ है, ठीक है। अब मैं रेड बॉल पेन यूज़ करूँगा जस्ट फॉर दिस सेक के हम समझें चीज़ों को। मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पर ये चल नहीं रही, चलो ठीक है, ब्लू बॉल पेन यूज़ कर लेते हैं। चलो, एक ये वेक्टर ड्रॉ करो और एक ये वेक्टर ड्रॉ करो,
नोड और केस के दरमियान एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये 90 बन रहा है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ओके ओके, अब थीटा के सामने वाला हमने पढ़ लिया हुआ है कि ये वाई कंपोनेंट होता है, थीटा के साथ वाला एक्स कंपोनेंट, यानी जो परपेंडिकुलर होगा ना उसे हम वाई कंपोनेंट कहेंगे और जो बेस होगा उसे हम एक्स कंपोनेंट कहेंगे, ये भी याद रख लें। तो ये क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, तो ये इसे बी वाई कहेंगे और बी वाई होता है बी साइन थीटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एफ वाई हो, ए वाई हो, एक्स वाई हो, कुछ मतलब कि कुछ भी हो, अगर वाई है तो उसका मतलब साइन थीटा आ जाएगा, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट, सी वाई इक्वल टू सी साइन थीटा। उसी तरह से ये बेस है तो ये क्या आ जाएगा, बी एक्स, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे रेजोल्यूशन करने के नतीजे में मैंने ये क्या पाया, मैंने देखा कि ये जो बी है ना, बी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बी वाई और एक है बी एक्स, सही कि नहीं। आपने देखा कि बी वाई जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू ए, बी वाई ए के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से जो आपके पास बी एक्स है, बी एक्स क्या है, अलॉन्ग है या पैरेलल टू ए, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो अब हम ये देखें, रेजोल्यूशन करने के नतीजे हमें ये समझ आ गया कि हमारे पास अगर कोई दूसरा वेक्टर है तो पहला वाला वेक्टर उस वेक्टर के अलॉन्ग है, राइट, या फिर उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा और वो है सिंपल पेंडुलम की, और जो कि काफ़ी टफ भी होता है लेकिन हमें उसे समझना है। देखें सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है, सिंपल पेंडुलम जस्ट एक सपोर्ट है, हम सबसे पहले सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट के लिए मैं ये कैसे कर लूँगा, ओके ओके, और इसका ये सेंटर है, ये सेंट्रल पॉइंट, राइट, और मैं ऑलमोस्ट चले 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। बेहतर करने के लिए मैं मेरे पास इसको मैं प्रकार इस्तेमाल कर लेता हूँ, और ये यूज़ करके इसको भी इस प्रकार को भी 7 सेंटीमीटर मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ओके, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा कर दूँगा और कर देने के नतीजे में मैं कहता हूँ कि ये प्रकार यहाँ पर आ गया, तो समझिए कि थोड़ा सा पेंडुलम मूव करके इधर चला गया। ऑब्वियसली ये टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो ये इस तरफ भी जाएगा, इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन राइट नाउ हमारा कंसर्न है कि हम इसका जो वेट है ना, वेट इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। वेट के लिए बात है कि जो वेट जो होता है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे हाँ 1 2 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा के कह देता हूँ कि मान लो कि 3 न्यूटन वेट है, ठीक है ना। तो ये वेट की डायरेक्शन नीचे होती है, तो W इक्वल टू क्या होता है, mg से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो वेट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऑब्वियसली 1 2 3, तो वेट तो उतना ही होगा, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है, राइट, ओके। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा, राइट। अब आप देखो कि एक फोर्स टेंशन की अपवर्ड होती है, तो यहाँ पे अगेन कितनी फोर्सेज आ गई हैं, दो फोर्सेज आ गई हैं ना, एक वेट है और एक टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन ऑब्वियसली इस तरफ होगी। अब मैं ये करूँ कि जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास एक दूसरी कोई भी फोर्स होती है या दूसरा वेक्टर होता है जिसको रेफरेंस बना के हम किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो मैं ये टेंशन वाली फोर्स वाली लाइन है ना, मैं इसको क्या करने लगूँ, एक्सटेंड करने लगूँ, ये क्योंकि यहाँ से एक्सटेंड कर दिया मैंने, राइट, एक्सटेंड हो गया। अब अगेन मैं प्रोटेक्टर लूँगा, प्रोटेक्टर लिया, और इस प्रोटेक्टर को मैं किसकी बेस लाइन के साथ, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को ये जो मैंने एक्सटेंडेड लाइन है इसके साथ कोइंसाइड करता हूँ, कोइंसाइड होगी। अब मैं ये 90 वाली लाइन है, यानी ये वाली लाइन 90 वाली लाइन मिलनी चाहिए ये वेट के वेक्टर के हेड के साथ। चलें देखते हैं, आगे करी जाएंगे ताकि ये आ गया, ठीक है। अब आप गौर से देखोगे कि ये इस लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री वाला सिचुएशन आ गया। चलें ये मैं एक पॉइंट फॉर दिस एक ये यहाँ लगा देता हूँ, और एक ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब जस्ट मैं स्केल्स लूँगा और इन 2 पॉइंट्स हमें एक समझ आ रही कि लाइन इस तरह लगनी है। ऑब्वियसली पूरी लाइन नहीं लगाऊंगा, मैं लाइन स्टार्ट इनकी हेड पे करूँगा और इस रेफरेंस तक करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, एम जी, यानी वेट था, W इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये भी मैच करूँगा, यहाँ पर भी एंगल हमारे पास यही होगा, ठीक है, ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल क्या 90 डिग्रीज है, नहीं तो हम देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा, ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल, यस 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस जो कि वेट है। अब अगेन देखें वही चीज़ें जो बेसिक याद रखने वाली होती हैं, वो क्या है कि थीटा के सामने हमारे पास क्या होता है, वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट में मैं यहाँ पे एम जी वाई लिखूँगा, लेकिन आपको पता है कि वाई कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, तो मैं एम जी साइन थीटा लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँ एम जी साइन थीटा, राइट। और ये थीटा के साथ है, एक्स कंपोनेंट होगा तो इसे मैं लिखूँगा एम जी कॉस थीटा, राइट। होप सो ये बात क्लियर होगी। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक अगर ये एम जी साइन थीटा है, इसको मैं देख लेता हूँ कितने सेंटीमीटर का, ऑलमोस्ट ये आ गया 2.5, तो मैं इसकी बिल्कुल पैरेलल एक ये लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये अगर एम जी साइन थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो एम जी साइन थीटा किस तरफ लेके जा रहा है, शाबाश, इस ये फोर्स किस तरफ लेके जा रही है, एम जी साइन थीटा वाली फोर्स ये बॉडी को मूव करवा के लेके जा रही है ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो यही ऑब्वियसली फिर कौन सी फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स। होप सो ये बात क्लियर होगी, क्योंकि नेक्स्ट फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर या बहुत आगे हम अक्सर औकात फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब भी रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली टेक्निक यही होती है, ठीक है। और
हम ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम ये डायग्राम्स कर रहे हैं तो बहुत सी जगहों पर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा जो वेरी नेक्स्ट आर्टिकल है उसके अंदर भी हम ए डॉट बी जब पढ़ रहे हैं तो हम ए को बाज़ का रिजॉल्व करेंगे और जब बाज़ का बी को रिजॉल्व करेंगे। तो आपसे ये होगा, आपसे आप सपोज किए जाते हैं कि आप लोग लाजमी इसको प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है।